हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं डेली लुसेंट जीके का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, डेली लुसेंट जीके का प्रैक्टिस सेट आज से शुरुआत हो रहा है आपके चैनल पे। इसमें आपको टोटल 50 एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि आपको रोजाना मिलेगा। और इसमें आज हमने कवर किया है पेज नंबर 1 से 20 तक। जी हाँ दोस्तों, लुसेंट जीके का 1 से 20 तक पेज नंबर आज हमने कवर किया है। तो अगर आपने पढ़ा है 1 से 20 तक तो आप इसको प्रैक्टिस सेट के तहत लगा सकते हैं और अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है लुसेंट का जीके तो आपका पेज नंबर 1 से 20 तक कवर हो जाएगा इस एक वीडियो में। और बाकी की वीडियो आपको कल और इसी तरह से रेगुलर मिलती रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला में दिया गया है कि इस वेद में 10 मंडल है, ये तो सत्य है। दूसरा में दिया गया है कि इसमें 1028 सूक्त हैं, ये भी सही है। तीसरे में दिया गया है इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं, ये भी सही है। चौथा यानी कि डी में दिया गया है कि इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को खील कहा जाता है। तो ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खील इसे नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है होत्री। क्या कहा जाता है? इसे होत्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऋग्वेद में निम्न में से किसके लिए अधन्य अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अधन्य मतलब जिसे का वध नहीं किया जा सके, जिसे मारा नहीं जा सकता है। तो ऐसी जो है हमारे गाय गाय के लिए इस वर्ड का जो है प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस वेद में बलिदान की विधि का वर्णन है। तो बलिदान की विधि का वर्णन किस वेद में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है यजुर्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, शुरुआत से पेज नंबर 1 से क्वेश्चंस को हमने स्टार्ट किया है। पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 20 तक के क्वेश्चंस को आपको इस वीडियो में हम कवर करा देंगे। इसी तरह की आपको वीडियो डेली मिलेगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आप तक पहुंचे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वेद में कन्याओं के जन्म का निंदा का वर्णन है। यानी कन्याओं के जन्म का निंदा का वर्णन किस वेद में है। तो ये है अथर्ववेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत हमें प्राप्त होता है। तो जैन साहित्य के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है कल्पसूत्र से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्पसूत्र। और छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि वेदसांग निम्न में से किस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है। तो वेदसांग के किस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है। तो ये पुस्तक है आपकी सी यू की। ठीक है, सी यू और की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस वेद में सभा और समितियों की प्रजातियों की दो पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में सभा और समितियों को प्रजापति, यहाँ पे सॉरी प्रजापति भी है, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये किस वेद में वर्णित है। तो ये जो है अथर्ववेद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस गुप्त शासक का वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के को उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ये कौन से गुप्त शासक थे जो वीणा बजाते थे और उसी मुद्रा में उनके सिक्के पर उनकी तस्वीर छापी गई थी जिससे उन्हें उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो ये आपके समुद्रगुप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि कौन सा मिलान गलत है। इसमें से गलत मिलान को चुनना है। तो जूनागढ़ अभिलेख देख सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदमन का है, ये बिल्कुल सही है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त का है। ठीक है, एहोल एहोल अभिलेख देख सकते हैं। तो एहोल जो है, देखिए ये यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एहोल अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और ग्लेशियर ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उस काल को क्या कहते हैं। तो उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है। तो ये है ऋग्वेद में। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गाइस क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य से खोजा गया है? तो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल के बारे में पूछा जा रहा है कब, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई थी। तो ये सबसे ज्यादा खोजे गए थे गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये इन्होंने अपनाई थी आपकी ग्रिड पद्धति, ठीक है। ग्रिड पद्धति अपनाई थी जिसे हम जाल पद्धति भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये कहा था पिग्गट ने, ठीक है। पिग्गट ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हम ध्यान रखिएगा, पिग्गट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है सबसे पहले भारत में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल पूछा जा रहा है आपसे, तो उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व में है, ठीक है। 1000 से 600 बीसी ना, बीसी का मतलब हो गया ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। तो हाथी दांत का जो पैमाना है हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मिला गया है लोथल से, ठीक है। ये लोथल से मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है? तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है आपका लोथल को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अमाजू, ठीक है। अमाजू, अमाजू जो है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के हैं? तो सिंधु सभ्यता के जो मापक थे वो किस गुणक भार के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है 16 के गुणक भार में है, ठीक है। 16 के गुणक में है। इनकी जो है गुणा 16 ऐसे 16 गुणा में इसे रखा गया है। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस महाजनपद का क्षेत्र मुंगेर बिहार से था? तो कौन सा महाजनपद था जिसका क्षेत्र मुंगेर बिहार था? तो ये चंपा का मुंगेर था बिहार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार निम्न में से कौन थे? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार जो थे वो संभवनाथ थे, ठीक है। मैंने वैसे ही क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं बने हैं। ऐसे आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस लूसेंट के पढ़े होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस अभी भी आपसे छूट रहा होगा, तो मैंने ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने लाकर रखा है। 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है। तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है आपका कालीबंगन से। कालीबंगन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन इसमें से असत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर देखिए कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं होती है तो ये तो बिल्कुल सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है तो यही गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। जैन धर्म में जो है आत्मा की ही मान्यता होती है। आत्मा की मान्यता होती है, ठीक है। आत्मा की मान्यता होती है। और महावीर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे तो ये तो बिल्कुल सही है। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो ये कौन सी बौद्ध संगति थी जब बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मिलान जो है गलत है? देख सकते हैं कि द्वैतवाद जो है रामानुज, यहाँ पे पहला ही गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे वो रामानुज नहीं थे, वो थे निम्बकाचार्य, ठीक है। निम्बकाचार्य थे। तो द्वैतवाद के कौन हो गए? निम्बकाचार्य। और द्वैत के केवल हो जाएंगे आनंद तीर्थ। और विशिष्ट द्वैत का हो जाएगा रामानुज। और यहाँ पे शुद्ध द्वैत का हो जाएगा वल्लभाचार्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
महात्मा बुद्ध की सेवाओं में बिंबिसार ने किस राज्यवैद्य को भेजा था? तो महात्मा बुद्ध की सेवा में किस राज्यवैद्य को भेजा था? यहाँ पे किसने? बिंबिसार ने। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय भेजा गया था जीवक को। ठीक है, जीवक को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवक। आगे बढ़े। 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस शासक का उपनाम जो है कुड़िक था? कुड़िक किसका उपनाम था? आप सभी लोग जानते होंगे कि अजात शत्रु का कुड़िक जो है उपनाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिंदुसार के बारे में असत्य है? तो बिंदुसार के बारे में कौन सा कथन पूछ रहा है कि असत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिंदुसार को अघात मित्र के नाम से भी जाना जाता था, तो ये तो सत्य है। वायु पुराण में बिंदुसार के भद्रसार कहा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों सही है, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो चीजें हैं वो सही दी गई है बिंदुसार के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि दस राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? तो 7वें मंडल में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो ये थे उपगुप्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपगुप्त। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन से किसने किया है, या फिर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखली गोसाल थे। मखली पुत्र गोसाल भी इन्हें कहते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अशोक ने निम्न में से किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया? तो अशोक के किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है? तो ये 14वां अभिलेख होगा। ठीक है, 14वां शिलालेख होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, 14वीं शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अशोक का निम्न में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है बिहार में नहीं स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो जो टोपरा स्तंभ है वो यही केवल बिहार में स्थित नहीं है, बाकी सभी जो बिहार में स्थित है, रामपुरवा, लौरिया और लौरिया अरवेजन, अरराज और नंदनगढ़, सारी जो चीजें हैं ये तीनों ये बिहार में स्थित है। ये टोपरा स्तंभ लेख जो है वो बिहार में स्थित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली? तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के किस शासक की हत्या करके शुंगी वंश की नींव डाली थी? तो ये हो जाएगा आपका बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताइए। इसमें से किसने पहले किया था, किसने लास्ट में किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हिंद यूनानी शासकों ने किया था, उसके बाद शक ने, उसके बाद पहलव ने, उसके बाद कुषाण शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले निम्न में से किसने सोने के सिक्के जारी किए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? तो ये जारी किए हैं हिंदी यूनानियों ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी यूनानियों ने। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है उसका निर्माण भी वास्तुकला से ही हुआ था, और ये कुषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो परम भगवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये थे समुद्रगुप्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि चीनी बौद्ध यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो चीनी यात्री था फायान किसके शासनकाल में आया था, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 41वां कि यह गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवहारिक व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल में सब कौन सा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था आपका उज्जैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उज्जैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 42वां कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो ये जो है महायान से संबंधित है, हीनयान से नहीं। यहाँ पे महायान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किसने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को बताया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता आपसे पूछा जा रहा है और उसमें क्या है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है। तो ये है आपके आर्यभट्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन आपका इसमें से सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इस वंश के संस्थापक विद्यालय थे, तो ये बिल्कुल एक मिनट थोड़ा सा, तो ये कथन यहाँ पे विद्यालय सही है। चोल वंश के संस्थापक इस वंश के संस्थापक जो थे चोल वंश के विद्यालय थे। और नेक्स्ट में देख सकते हैं कि राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार परांतक चोल के ने किया था। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे परांतक चोल ने नहीं किया था। तो यहाँ पे किसने किया था, तो यहाँ पे किया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने सर्वाधिक चोल वंश का विस्तार किया था, यानी कि 1 और 2 ही केवल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं आपका 45वां क्वेश्चन कि तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय को हारना पड़ा था किस तराइन के युद्ध में, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय को हारना पड़ा था। और 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे क्या कहा जाता था। तो जब हर्ष का शासनकाल था तब हर 5 वर्ष पे एक समारोह आयोजित किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था, और ये कहा किया जाता था तो प्रयाग में किया जाता था, तो इसे कहा जाता था महामोक्ष परिषद। ठीक है, महामोक्ष परिषद कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। तो हर्ष की पराजय किस युद्ध में हुई थी और किस नदी के किनारे हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 47 नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये युद्ध जो है नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और इसे हाई स्पीड युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 48वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे। तो परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके उपेंद्र राज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परमार वंश के कौन थे, उपेंद्र राज थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन बिहार कहाँ बनवाया था। ठीक है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी थी जिनका नाम ही था कुमार देवी, उन्होंने धर्मचक्र जीन बिहार कहाँ बनवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बनवाया गया था सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। और 50वां क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक ने करवाई थी। तो ये करवाई थी आपके पाल वंश के शासक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये लूसेंट का 50 जीके हमने कवर करवा दिया, जिसको एक पेज नंबर 1 से पेज नंबर 20 तक के बीच रखा गया है। तो इसमें केवल पेज नंबर 1 से पेज नंबर 20 के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कल इसी तरह की वीडियो आपको मिलेगी, तो उसके लिए तैयार रहिएगा और सभी लोग टेस्ट को लगाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।